नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश की नई संसद में 20 और 21 सितंबर को नई इबारत और नया इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में मात्र 2 वोट पड़े। लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल को पेश किया गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 215 वोट पड़े, जबकि विरोध में 1 वोट भी नहीं पड़ा। यानी महिला आरक्षण बिल को विपक्षी सांसदों ने भी पूरा समर्थन दिया। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का आभार जताया तो दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिल के लिए देश के लोगों को भी बधाई दी और कहा कि देश की तकदीर बदलने वाला यह बिल है। आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। मेरे परिवारजनों, मैं लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, उनके विकास को केंद्र में रखकर नीतियों की बात करता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महिलाओं के नेतृत्व को, उनके सामर्थ्य को, उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा है। जो लंबे समय से लंबित था, किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कार्य को कर सके। हमारे विरोधी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते थे। लेकिन आपने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिला करके उनको भी आपने आजाद किया, ये हम सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में महिलाओं को पहले से ही अपना पूरा प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध रही है। यह भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है। बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। सीटों के जो डिमार्केशन है वो चेंज होगी, डिलिमिटेड होगी, उसके बाद इंप्लीमेंट होगी। मगर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना और सर्वसम्मति से दोनों हाउसेस का पास करना, ये अपने आप में बहुत अच्छी पहल है और मैं बधाई देता हूँ सभी सांसदों को। 800 कुछ सांसद हैं जिनने महिलाओं को सशक्त बनाने, हिस्सेदारी उनकी बढ़ाने के इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया। और मुझे लगता है कि इसको आगे रेस्पेक्टिव सारी विधानसभाएं भी 50% मिनिमम कोरम चाहिए, विधानसभाओं का भी, स्टेट्स का भी। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द पूरे देश की सभी विधानसभाएं सर्वसम्मति से इसको पास करें।
बहरहाल सवाल इस बात का है कि क्या वाकई बिल को तुरंत लागू किया जा सकता है जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, या फिर जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद या उसके बाद भी ये लागू नहीं होगा, और अगर लागू नहीं हो पाया ना अब ना तब तो फायदा कैसे मिलेगा, क्योंकि महिलाओं में खुशी तो बहुत है, विपक्ष ने भी सरकार का साथ दिया, लेकिन बिल से फायदे पर अभी भी शंका बरकरार है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रंजीता मेहता है बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रंजीता आपका। टीना करमवीर है कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है टीना करमवीर आपका। प्रियदर्शनी सिंह है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है प्रियदर्शनी आपका। और प्रियंका राणा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रियंका आपका। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूं प्रियंका, कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, महिला के तौर पर आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनने को मिली और बिल को पास होते हमने सदन में देखा। लगता है कि हां मंशा ठीक है और इसका फायदा अब नहीं तो कुछ साल बाद लेकिन मिलेगा जरूर। देखिए, जब सबसे पहले पता चला कि इमरजेंसी सेशन बुलाया गया है तो सच मानिए हमें भी बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्या है जो प्रधानमंत्री मोदी जी लाने वाले हैं। क्योंकि 2.5 महीने थे, अभी 2.5 महीने के बाद शीतकालीन सत्र बचा हुआ था, तब भी आ सकता था, लेकिन अभी इमरजेंसी सेशन बुलाया गया तो एक ये उत्सुकता तो थी कि आखिर क्या है, बड़ा सस्पेंस मेंटेन किया गया। काफी चीजें हुई, 27 साल के बाद एक बिल आया। बिल अब ऐसा है कि जैसे रेगिस्तान के अंदर आप किसी प्यासे को पानी दिखा दीजिए और फिर कहिए कि इसको अभी पीना नहीं है, कल पीना है, परसों पीना है या पीना ही नहीं है, आप ये स्थिति है इस बिल की। चलिए मान लीजिए आप कहते हैं ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा 27 साल के इंतजार के बाद, और इसकी जो इतिहास है वो भी आप देखिए कि सिर्फ 27 साल नहीं है। 1975 में इंदिरा गांधी जी के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जो थी टुवर्ड्स इक्वेलिटी। उस समय से इस पर काम चल रहा है, उसके ऊपर से हर पार्टी आई, हर जो सरकार थी उसने कोशिश की लेकिन विफल रही। चलिए हम अगर ये मान भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी थी या जो भी थी, एजेंडा किसी को नहीं बताया जाता है, इमरजेंसी सेशन बुलाया जाता है, उसके बाद फिर उसके अंदर 2 क्लॉज लगा दिए जाते हैं कि जनगणना और डिलिमिटेशन। अब जनगणना भी हर 10 साल में होती है, 2021 के बाद जनगणना नहीं हुई, उसके अंदर ये बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि भाई कोविड आ गया तो कोविड कितने साल आया, उसके बाद भी हो सकती थी, अब डिलिमिटेशन की बात है। अब मुझसे एक बात बताइए, अब जो इनकी पार्टी की ही जो नेता हैं उमा भारती जी, वो ओबीसी का मुद्दा उठा रही हैं, और क्योंकि मैं उसी वर्ग से आती हूँ, मैं भी ओबीसी कैटेगरी में आती हूँ, मैं इस चीज को, ये पूरे देश को समझने वाली बात है जिसको ये राजनीति डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण महिलाएं जो आज भी, आप राजस्थान चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर आज भी महिलाएं 1 फुट लंबा, जो 1 गज लंबा घूंघट है उसको निकाल कर रहती हैं। और ये ओबीसी का आना, ये समझने की बात है कि एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी से दुगनी संख्या में ओबीसी कैटेगरी के लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। उस वर्ग को आप नकार करके आप ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा बिल लाया है जो ऐतिहासिक है। तो मैं मानती हूँ ये ऐतिहासिक है, आप समझिए इसको ऐतिहासिक कैसे है। पूरे दुनिया के अंदर, पूरे हमारे देश के अंदर ये इतिहास है कि आज तक ऐसा बिल कभी पास नहीं हुआ, जो पास तो हो गया, इम्प्लीमेंट कब होगा ये पता नहीं है। तो आप ये मुझे बताइए, क्या ये इस राजनीति की वजह से नहीं हुआ है? क्या सही मायने में महिलाओं को इसका कोई फायदा होने वाला है? क्या अब प्रियंका देखिए, राजनीति की वजह से हुआ है नहीं हुआ मैं कैसे कह सकता हूं। अगर बीजेपी ने राजनीति किया तो विपक्ष ने राजनीति में साथ दे दिया, फिर तो सबने मिलकर राजनीति कर दी ना। और जब आप कहती हैं कि 2 क्लॉज ऐसे लगा दिए गए, तो मेरा प्रश्न तो अब यहां पर यह होगा टीना करमवीर से कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि नहीं इसे तुरंत लागू किया जा सकता है, तो 24 में तो आप लोग बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, तो 24 में लागू हो जाएगा, या फिर आपको विश्वास ही नहीं है कि आपकी सरकार बनेगी, तब आप कह रहे हैं 10 साल लगेगा और लागू होगा भी कि नहीं होगा। तो बात तो यहां 24 से 29 से भी आगे निकल गई। तो यहां राजनीति किसने की, अब ये तो समझना पड़ेगा। रंजीता मेहता, भाई प्रियंका राणा का कहना है कि राजनीति है, आपने एक प्यासे को रेगिस्तान में जो कि खड़ा था उसको आपने पानी तो दिखा दिया, लेकिन पानी पहुंच नहीं रहा उसके पास और शंका बरकरार है। रंजीता अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए रंजीता बोलिए।
जी, जहां तक नारी शक्ति वंदन बिल की बात है, अगर मंशा ना होती लाने की, तो जो संसद भवन नया बनाया गया है उसके अंदर जो सीटों का इजाफा किया गया 550 से 800 की गई, वो इसलिए की गई ताकि महिलाएं वहां पर ज्यादा संख्या में बैठ पाएं। अगर मंशा नहीं होती बनाने की तो इस बिल को इस तरीके से नहीं ले आया जाता। और जो कह रहे हैं कि क्लॉज भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, ये क्लॉज आर्टिकल 82 सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि आपको कोई भी आरक्षण अगर लागू करना है तो आपको D3 फॉर्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जहां तक राहुल गांधी जी की खिसकती हुई जमीन की बात है, राहुल गांधी जी से ये पूछी कि 2010 के अंदर जब इनकी पार्टी ये बिल लेकर आई थी तो इनकी बकायदा मैं आपको क्लॉजेज और लाइन बता सकती हूँ जहां पे ये मेंशन किया गया था कि जो इसमें ओबीसी कोटा जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। वो 2B और 3B जो इनका कॉलम था उसके अंदर साफ लिखा हुआ था। तब उनको ये चीजें याद नहीं थी, अब सब चीजें याद आती है क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा ये है कि क्रेडिट मोदी जी को ना मिल जाए और ये बिल पास करके जो महिलाएं हैं उनका झुकाव मोदी जी और उनकी पार्टी की तरफ ना हो जाए। आज महिला की आरक्षण की बिल की जब बात करते हैं, जब हमने पंचायतों के अंदर 33% से 50% किया तो बकायदा हमने ओबीसी की रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा और वो रिजर्वेशन दिया गया। इस समय भी आधा अधूरा बिल लाना जो वाजिब नहीं है, इसके लिए डिलिमिटेशन का जो क्लॉज है वो पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए जो जनगणना का क्लॉज है वो पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए 10 साल का इंतजार क्यों? जनगणना तो आप कभी भी करा सकते हैं, वो अगले वर्ष भी हो सकती है, उससे अगले वर्ष भी हो सकती है, इसी वर्ष भी हो सकती है। तो ये क्यास लगाकर जो महिलाओं का सम्मान के लिए मोदी जी ने बिल लाया है उसकी खुशी को कम ना होने दें। ये महिलाओं के लिए बहुत उज्जवल भविष्य की और ये जो बिल है ये हमें लेकर जा रहा है। हरियाणा में 90 में से 30 महिलाएं जो है इस बार प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। बेशक वो थोड़ा देर है पर वो दुरुस्त बिल है, मैं ये मानती हूँ। रिजर्वेशन जो है बेशक परिसीमन 2026 के अंदर होना है, पर आप कोई भी चीज को ये सोचकर कि ये तब होना है उसको ना लेकर आए। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस वालों से कि इतने साल लगे, 1975 में इंदिरा गांधी ने सपना देखा था, तो आज 2023 तक वो इस बिल को क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं मंशा में कमी थी। 2010 के अंदर जब आप बिल लेकर आए तब आप ओबीसी क्लॉजेस की बात नहीं करते, तब आप बिल को पास नहीं करवा पाते। हाँ, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ट्रिपल तलाक जैसे बड़े फैसले मोदी जब लागू करवाए हैं तो ये बिल भी 100% लागू होगा और महिलाओं को। टीना कर्मवीर, देखिए रंजीता मेहता कहना है कि बिल आप भी लेकर आई थी, क्लॉज उस वक्त क्या थे वो भी उन्होंने बता दिया। अब उनकी सरकार में बिल लाया गया, आप लोगों ने भी समर्थन किया संशोधन प्रस्ताव देते हुए, लेकिन समर्थन दिया अंत में और अंततः चाहे निम्न सदन हो या उच्च सदन दोनों जगहों से बिल पास हो गया। अब वहां पर फिर से शंका जाहिर करने का क्या मतलब है? और शंका भी ऐसी जिस पर आपसे ही सवाल पूछ लिया जाए, आप पर ही सवाल उठ जाए। रंजीता कह रही है कि जब आप सत्ता में थी तो क्यों नहीं लाए और क्यों नहीं पास करा पाए। दूसरा कि एक तरफ जब आप दावा करते हैं कि 24 में बीजेपी जाने वाली है तो आपके नेता कह रहे हैं कि अभी ये लागू हो सकता है, 23 के बाद 24 में आपकी सरकार आएगी, लागू कर दीजिएगा। फिर वहां पर आप ही कंफ्यूज हैं कि नहीं 10 साल भी लग जाएंगे या हो सकता है उसके बाद भी लागू नहीं होगा। तो बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति वाला बयान है ये। जी, मैं आपके पहले जो आपने जो दूसरा सवाल पूछा उसका जवाब पहले दे देती हूँ कि जब इंडिया अलायंस का चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो हम लोग महिला आरक्षण इस बिल को उसी समय पारित कर देंगे। और आपने जो पहला सवाल किया मैं उसका भी जवाब देती हूँ। देखिए, महिलाओं का संघर्ष बहुत लंबा रहा है। आप देखेंगे शुरुआत से ही पंचायती राज की अगर बात की जाए, राजीव गांधी जी का सपना था, उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया, जिसके कारण आप देखेंगे कि 15 लाख के करीब जो है जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। और वो महिलाएं जिस तरीके से चाहे पर्दे के पीछे हो, पर्दे में रह के काम कर रही हो, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सपना हमारा था, महिलाओं को आरक्षण देना। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए महिलाओं के साथ कांग्रेस हमेशा, महिलाओं का हाथ जो है वो हमेशा कांग्रेस ने मजबूत कैसे किया है मैं आपको बता दूं। 1989 में जब पंचायती राज जब ये आरक्षण दिया गया था तो कौन लोग थे? यही थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सब लोग जो महिलाओं के आरक्षण के विरोध में खड़े थे। आज हमने सभी जितने भी संसद के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं था, सबने समर्थन किया। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं के बिल में, महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए सब साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, देखिए इतना छोटा मन नहीं रखना चाहिए था। इन्हीं के नेता कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नहीं दे दिया गया ओबीसी आरक्षण महिलाओं को? क्या दिक्कत आ रही थी? देखिए, अगर कोई हाशिए के समाज पर है, क्यों उसको मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता? और हमारी बात आज ही
ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने सुना, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमसे गलती हो गई थी। तो अगर गलती हो गई तो इनको इनको इनके पास तो प्रचंड बहुमत था, इनको दे देना चाहिए था। एक सपना दिखाया गया, स्पेशल सेशन लेकर आए हैं, हम कुछ ऐसा देंगे महिलाओं को, लगातार महिला टकटकी लगाए इस स्पेशल सेशन की तरफ देख रही थी कि उनको कुछ ऐसे अधिकार मिलेंगे, संवैधानिक अधिकार, जो कि ये दैवीय वरदान बता रहे हैं, वंदना बता रहे हैं। वंदन तो इन्होंने मणिपुर में महिलाओं की भी की होगी, वही ब्रजभूषण भी उसी सदन में बैठे हुए थे। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है इनकी मंशा सिर्फ चुनावी जुमला था। अब चुनावी जुमला देखिए, सदन के अंदर से वो भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के समर्थन से कोई बिल पास हुआ है तो चुनावी जुमला नहीं हो सकता। लेकिन एक बात की तारीफ मैं करूंगा टीना, जो कॉन्फिडेंस आपने दिखाया ना, क्या ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में नहीं था? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, क्या ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में नहीं था? वो कह सकते थे ना कि भाई ये अभी लागू हो सकता है, इन्होंने नहीं किया, हम आएंगे 24 में और करेंगे। उन्होंने तो कहा कि 10 साल भी लागू नहीं होगा, हो सकता है उसके बाद भी लागू ना हो। तो क्या उनको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सत्ता में आने वाले हैं 24 में? आपको है कॉन्फिडेंस? दूसरा, क्या आप कहते हैं कि हमने स्वीकार किया कि गलती है? ऐसा क्यों होता है कि गलती आप करें, सुधारे कोई बार बार, और आप कहें कि हमसे गलती हो गई थी? तो कौन सी गलती सुधार ली इन्होंने, आप मुझे बताइए। नहीं तो आप लोग कहां सुधार पाते हैं? आप गलती करके आप खुद नहीं सुधार पाते हैं, दूसरा क्यों सुधारेगा कोई? प्रचंड बहुमत की सरकार थी, कोई गलती नहीं सुधारी। और चुनाव याद करिए गृह मंत्री जी ने क्या कहा था, 27 साल में सिर्फ आपकी सरकार एक ही बार ऐसा नहीं है कि रही है, और प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं रही है, आपकी भी प्रचंड बहुमत की सरकार रही है। जी, तो हम तो कह रहे हैं, हमने तो दिया, हमने यूपी के अंदर भी 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया। इनके यहाँ तो कोई महिला 40% टिकट देने का कोई एहसान किया महिलाओं पर? किसी पार्टी ने अगर 40% दे दिया, वो चाहे बीजेपी ने दे दिया हो या कांग्रेस में, तो सबको कह रहा हूं, कोई एहसान किया क्या? उसको भी आप दोहरा रही हैं। मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न था, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि अगर मान लीजिए इनकी मंशा ठीक नहीं है तो आप लोगों ने समर्थन क्यों दिया? अगर इनकी मंशा ठीक नहीं है और यह लागू अभी हो सकता है बिना जनगणना के, बिना परिसीमन के, तो आप 24 में आने का दावा करते हैं, आप कहते हैं कि 24 में आएंगे, हम करके दिखाएंगे। आपके नेता ने नहीं कहा, तो शंका तो दोनों तरफ है ना, सवाल दोनों की तरफ है। और फिर तो अरे आप कह रही है ना, आपके नेता ने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 10 साल या 10 साल बाद भी लागू नहीं हो पाएगा। आप कह रही हैं कि हो जाएगा। मैं उनको सुनूं या आपको सुनूं मैडम? नहीं, प्रियदर्शनी, सवाल इस बात का है कि बिल पर समर्थन सबने दिया, वो चाहे किसी पार्टी के एक सदस्य हो किसी सदन में, या कई सदस्य हो, या बहुमत के लोग हों जो सत्ता में बैठे हों। अब यहां पर कुछ टेक्निकल क्लॉज हैं, उन टेक्निकल क्लॉज को दूर करने की बात भी कही जा रही है कि जल्दी हो जाएगा, वो प्रक्रिया भी अपना ली जाएगी। मंशा हमारी है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, हर पार्टी के अंदर, देश के अंदर। तो उस मंशा पर सवाल क्यों है? देखिए, एक अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहावत बोलना चाहती हूँ। एक कहावत है, ना नौमन होगा ना राधा नाचेगी। हकीकत यही है, जो इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण दो चीजों से मिलता है। पहली बात, ये जो क्लॉज है इस टेक्नोलॉजीज के बारे में, क्या इनको पहले नहीं मालूम था? क्या इन्हें नहीं मालूम था कि जनगणना करना कितना आवश्यक है या डिलिमिटेशन करना जरूरी है? 9 साल, जी हाँ, 2014 से अभी तक 9 साल इनकी सरकार रही है, क्यों सो रहे थे? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न और दूसरा सवाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मैडम। जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रही थी। के बाद जब आप फिर बोलेंगी तो फिर आपको ऐसे नहीं होगा, आप सुनने की क्षमता रखिए। जब मैं बोल रही थी तो मैं आपको नहीं रोक रही थी। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए जब आपको पता ही नहीं है। आप अब सुनने की क्षमता, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं। एक मिनट रंजीता, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, जवाब दे दीजिएगा, पूरा करने दीजिए। प्रियदर्शनी बोलिए। दूसरा प्रश्न ये है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रातों रात नोटबंदी करवा दी, रातों रात लॉकडाउन करवा दिया। जब इनको एक गौ माता का अगर बिल पास करना था तो वो भी रातों रात कर दिया। क्या महिलाओं की इनकी नजर में यही कीमत है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ओबीसी महिलाओं के हक को से वंचित किया जा रहा है? क्या इस देश में ओबीसी महिलाएं शोषित नहीं है? खैर, ये तो इनके प्रचलन से ही पता लग रहा है कि किस तरीके से जब पार्लियामेंट का जिसको कहते हैं यज्ञ हो रहा था, तो एक ट्राइबल हमारी जो प्रेसिडेंट है
उनको उससे वंचित किया था। प्रधानमंत्री खुद ही अपना फोटोशूट कर रहे थे और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया ने देखी है। तो इससे पता लगता है कि तल और चरित्र में कितना अंतर है। अच्छा, नहीं, चरित्र से याद आया, अभी आपने कहावत कही थी कि नौ मन होगा और ना राधा नाचेगी। तो मेरा सवाल ये है कि इस कहावत को तो पहले ही खत्म कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने भी कहा था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, बच्चों का कसम खाऊंगा, वो राजनीति में आ गए। तो ऐसा होता है राजनीति में? देखिए, राजनीति में जब ना नौ मन होता है ना राधा नाचेगी, ऐसा नहीं होता। अब सब होता है राजनीति में, सब होता है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बता दिया कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको वंचित कर दिया गया, तमाम तरह की बातें। इससे इस बिल का क्या लेना देना भाई? और कैसे हम कह सकते हैं जब हमारे देश के राष्ट्रपति उस वर्ग से आती हैं और हमारे देश की प्रथम महिला है, तो हम उसको क्यों ना माने कि हाँ उनको वो सम्मान दिया गया, हम उस सम्मान को क्यों ना देखें? सम्मान दिया गया क्यों? राष्ट्रपति उनको अगर बनाया गया है तो इस सम्मान की बात नहीं है, सिर्फ वंचित करना है, आपको याद रहता है। मेरा दूसरा प्रश्न जरा समझ लीजिए। आप कह रही थी कि रंजीता मेहता को पता नहीं है, जरा दर्शकों को आप जानकारी दे दीजिए कि 10 साल के बाद ही जनगणना होती है और आप कहती हैं कि क्यों नहीं हुई, तो वो कहते हैं कि भाई कोरोना काल का दौर था, नहीं हो पाई, लेकिन अब कराएंगे। दूसरा अब करा सकते हैं ना, अब कराएंगे। अब ना कराएं तो आप सवाल उठाइएगा। और परिसीमन कब होना था ये तय है, आपको पता है कि परिसीमन कब होना है? और जब ये संसद भवन बन रहा था उस वक्त यही सवाल उठाया जा रहा था कि क्यों बन रहा है, जरूरत क्या है? अब आपके तमाम वहां पर सदस्य बैठे हुए हैं जाकर, क्योंकि उनको भी पता है कि कल के आने वाले समय में सबको वहीं पर बैठना है। अनुराग ठाकुर, रंजीता मेहता जल्दी से एक जवाब देंगी? भाई देखिए, आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है, कांग्रेस का भी यही कहना है कि मंशा ही ठीक नहीं दिखती है, सिर्फ चुनावी जुमला है। मतलब सदन के अंदर, दोनों सदनों के अंदर जिस पर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पूरा दल वो भी आपको समर्थन दे रहा, वो इसे जुमला बता रहा। क्या सदन के अंदर की हुई चीज कोई भी, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, वहां पर कोई अगर वो बिल लाती है तो जुमले के तौर पर उसको हम देख सकते हैं क्या कानूनी तौर पर? देखिए, विपक्ष के लिए अंगूर खट्टे हैं। इनको यही नहीं पता कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी है और परिसीमन 2024 में होना है। उसको कानूनी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी कैसे नकार दे? इनसे ये पूछिए कि क्या आर्टिकल 82 और D3 फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके बारे में क्या इनको थोड़ी सी भी जानकारी है? D3 फॉर्मूला के बिना आप कोई भी आनंद फानन में कुछ चीज करेंगे तो वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। अरे तो फिर लेके क्यों आए? ये चुनाव आप लोगों के लिए चुनाव, हमने अपनी मंशा 2 चुनाव को अनुमति दी है। के चुनाव में हमने आरक्षण दिया, पंचायत के चुनाव में, और उसमें हमने ओबीसी का फॉर्मूला भी लागू किया। आपकी बारी में तो आप बोल नहीं पाती जी, आप जो बोलती लेकिन बेवजह लेकर आए अपने जानबूझ के। हम कह रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ एक इवेंट था, सुनने का मदर अपना बिल जिसको आप कहते हैं 2B आर्टिकल 2-3 जो है वो ये कहता है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प चीज है रंजीता, एक मिनट रंजीता मेहता, एक बड़ी दिलचस्प चीज है। मैं प्रियंका इस पर आपका जवाब जानना चाहूंगा। आप किसी पार्टी से चूंकि बिलोंग नहीं कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बैठी हैं, मतलब सत्ता पक्ष में बैठा जो व्यक्ति है और उस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो अगर ये कहे कि हम लेकर आए हैं और आप उस पर मंशा पर सवाल खड़े करें तो बनता है, लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, लेकिन सवाल तार्किक होना चाहिए ना। वो अगर चुनावी दौर में चुनावी जुमले के तौर पर, जो कि होगा नहीं, सदन के अंदर की चीज को हम जुमला नहीं कह सकते, तो अगर चुनाव से जोड़कर भी सवाल खड़े करेंगे तो फिर आपने समर्थन क्यों दे दिया? उनके चुनावी हथकंडे पर आपने भी समर्थन दे दिया, यानी कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने भी समर्थन दे दिया। इनकी क्या मजबूरी थी? हम इस बिल का स्वागत प्रियंका, नहीं, बिल का स्वागत मत करिए भाई। जब आप कहती हैं कि बिल का स्वागत आप करेंगी तो फिर आप स्वीकार करिए कि वो बिल होगा और आप लोगों के सहयोग से होगा, आपकी पार्टी के लोगों ने भी समर्थन दिया, उससे होगा। ये दो तरफा बातें नहीं होती हैं कि हम उस बिल का स्वागत करते हैं लेकिन ये नहीं होगा, इस पर हम सवाल खड़े करेंगे। ये तो वही वाला हो गया। जैसे एक कहावत अभी आपने सुनाई थी ना, मैं कहावत और सुनाता हूं आपको। चाची को मूछें होंगी तो हम चाचा कहना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता मैडम प्रियदर्शनी जी, ऐसा नहीं होता है। या तो बिल का समर्थन करिए या तो मत करिए। हम बिल का स्वागत भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, लेकिन सवाल भी खड़ा करेंगे। क्या मतलब है इसका? स्टैंड नहीं लेने की स्थिति है क्या फिर? प्रियंका राणा, हो गया मैडम, हो गया। प्रियंका राणा भाई, अब बताइए, आप समझ पा रही हैं, जिस बिल का स्वागत भी कर रहे हैं उस पर सवाल भी खड़े करेंगे, तो मंशा किसकी नेक है? किसकी नेक मंशा है? सत्ता पक्ष की या विपक्ष की? नेक मंशा किसकी है?
मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं जमीनी स्तर पे काम करती हूँ। आप एक बात बताइए, अगर किसी महिला का बलात्कार होता है, आपने कानून बना दिया, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो उस कानून का फायदा क्या हुआ? आप मुझे ये बताइए। सबसे पहला प्रश्न ही ये है कि भाई जब ये आपको पता है, आप कह रहे हो कि हमें तो सब पता था, 9.5 साल आप समझ रहे हैं, 9.5 साल कम नहीं होते, 27 साल का इंतजार आप भूल जाइए। आपको ये भी पता है कि पहले ये क्यों पास नहीं हुआ? कितने सारे लालू प्रसाद हो, चाहे सपा पार्टी के मुलायम सिंह हो, या विपक्षी जितने भी पार्टी उस समय पे रही, सबने क्यों विरोध किया? क्योंकि SC, ST और OBC का हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहा कि इनको क्यों अधिकार ना दिया जाए। वो सारी गलतियां आपको पता थी कि नहीं है? तो ये क्या होमवर्क आप लोगों ने किया था? आपने जब आपको पता है उसके बाद भी आप ये आधा अधूरा, और ये बिल आएगा नहीं आएगा, कब आएगा? मेरा तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब एक पार्लियामेंट सेशन में एक दिन का खर्चा इतना ज्यादा होता है, वो भी समाज से आते हैं, क्या बात कर रही है? नहीं, तो प्रधानमंत्री अपने आप को तथाकथित ओबीसी समाज का क्यों कहते हैं कि मैं तो राजनीतिक योगदान की बात करते हैं? नहीं, तो आप मुझे बताइए ना, महिला सशक्तिकरण की योगदान बनते हैं तो वो 2024 के लिए तो इंतजार कर रही है। अच्छा, एक मिनट भाई, शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, एक एक करके। प्रियंका, बड़ी जल्दी से संक्षेप में एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जब आपने बताया कि इतने सारे नेता, लालू जी हो, मुलायम सिंह यादव जो कि दिवंगत हैं अब, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, किस वजह से विरोध किया ये भी आपने बता दिया। तो जब इंडिया अलायंस में उन्हीं की पार्टी के नेता रहेंगे और वहीं सरकार में अगर आ जाते हैं, तब तो मुझे लगता है तब भी विरोध ही होगा। बिल तो पास होने के बाद भी लागू वो भी नहीं कर पाएंगे, जैसे ये नहीं कर पाएंगे वैसे वो भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन तो यही है, इसीलिए तो राहुल गांधी जी ने आज माफी मांगी, और ये बहुत अच्छी बात है। कोई नेता अगर अपनी गलती माने। प्रियंका राणा, एक मिनट, टीना करमवीर हैं कांग्रेस की तरफ से भाई। प्रियंका राणा, टीना करमवीर हैं कांग्रेस की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बुलाया, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। ये नहीं, अब बेचारी फिर टीना करमवीर क्या करेंगी? दिक्कत हो जाएगी ना। देखिए, 10 साल पहले गलती आपने की, 10 साल तक आप लगातार जो है इस पर कोई मांग आपने नहीं उठाई, तो फिर गलती तो गलती होती है ना। और 10 साल तक सुधारने का मौका था। आप अगर सत्ता में नहीं थे, आप इसके लिए आंदोलन करते, आप इसके लिए लड़ाई लड़ते, तो लगता है कि हाँ आपकी मंशा थी, आप सत्ता से बाहर जाने के बाद भी उस मंशा को पूरा करना चाहते हैं। बहरहाल, टीना करमवीर, आपके पास ही आ रहा हूं। अब यहां पर दो ही प्रश्न है। ये बिल पास करा चुके हैं, समर्थन आप लोगों ने भी दिया है, तो समर्थन तो दोनों तरफ से है, सबकी मंशा नेक है, मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। अब जो उसमें दिक्कतें हैं कानूनी, वो चाहे जनगणना की हो, वो चाहे परिसीमन की हो, मुझे लगता है कि ज्यादा इंतजार देश को नहीं करना पड़ेगा। 24 में आप लोग सत्ता में आने वाले हैं, जैसा आप दावा करते हैं, तो 24 में हो जाएगा। 27 साल महिलाओं ने इंतजार किया, 1 साल और कर सकती है। जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त महिलाओं को आश्वस्त करती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को वो सभी अधिकार देंगे। इनकी तरह झूठे जुमले नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 15 लाख का झूठा जुमला दिया था, वो आप फिर गृह मंत्री जी कहकर टाल गए कि चुनावी प्रचार के समय हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं मैनिफेस्टो में, जो हम डालते हैं वो करते हैं। इन्होंने 2014 में मैनिफेस्टो में डाला था, 2014 से अब 23 आ गया है, क्या इन्होंने ये इंप्लीमेंट किया? और अभी भी इंप्लीमेंट नहीं, आधा अधूरा बिल। आपके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अपना चुनावी प्रचार करना था। हम तो कह रहे हैं ना, इन्होंने जो ये संसद के अंदर लगातार मोदी नामा प्रचार। अच्छा, उनके चुनावी प्रचार में आप लोगों ने समर्थन क्यों कर दिया? ऐसी क्या मजबूरी है? वंदना मणिपुर में क्यों नहीं की गई? टीना, सांसद जो है जी, टीना, मैं कह रहा हूं उनके चुनावी प्रचार में आप लोगों की क्या मजबूरी थी कि समर्थन कर दिया? देखिए, तो आपको क्या लगता है हम लोगों को महिला आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन नहीं करना चाहिए था? क्यों? जब वो लागू ही नहीं हो सकता, ऐसा बिल लाया गया है, तो क्यों उसको समर्थन देना? देखिए, जब ऐसा बिल लाया गया जो कि लागू हो ही नहीं सकता, मनमोहन सिंह और वो उनका चुनावी स्टंट है, तो उसमें आपकी मजबूरी क्या थी कि आपने समर्थन दे दिया? हम लोगों के लिए तो कभी मुद्दा रहा नहीं, हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए सदैव संसद रहा है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं, मान लिया आपके लिए चुनावी मुद्दा नहीं था, रंजीता मेहता के लिए है। मैं कह रहा हूं रंजीता मेहता की पार्टी के लिए जो चुनावी मुद्दा है और जिसमें उनको फायदा होता दिख रहा है, उसमें आपकी मजबूरी क्या थी कि आपको समर्थन देना पड़ा? नहीं, आपको एक मुद्दा, आप जो भारतीय महिला है वो इतनी मूर्ख नहीं है जो इनकी बातों में अब आ जाएंगे। वो तो जब ये चुनाव में जाएंगे तो पूछेंगे आपने तो बड़े बड़े वादे किए, आपने तो मैनिफेस्टो में भी डाला था, बिल की ली है ना, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। टीना करमवीर, पहला कंफ्यूजन राहुल गांधी के बयान से निकल कर आया,
वो कहते हैं कि 10 साल या उसके बाद भी लागू नहीं होगा, आप कहती हैं कि नहीं 24 में हमारी सरकार बनने वाली है। मैं राहुल गांधी को सुनूं या टीना करमवीर को? चलिए दूसरा कंफ्यूजन, आप कहती हैं हमारी देश की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, वो इनको वोट नहीं करेंगी, तो फिर जब वो वोट करेंगे ही नहीं तो चिंता किस बात की है? ये चुनावी रणनीति बनाते रहे। तो महिला आपने स्पेशल सेशन आपाधापी में बुलवाया क्यों? और किसी और जब शीतकालीन सत्र आना वाला था तब करवा देते। इतना आपाधापी में, इतना जल्दबाजी में किया ये सब कुछ जो है। तो हमारे देश की महिलाएं समझदार है ना, वो इनको वोट नहीं करेंगी। उनको पता है कि इन्होंने जानबूझकर किया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर चिंता इतनी क्यों हो रही है? इंडिया, आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया अलायंस की कमेटी गई थी वहां पर मणिपुर के अंदर, ये लोग क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अपने अपने घरों में मणिपुर चली गई आप। अरे महिला बिल पर अभी आइए, पहले मणिपुर पर आपने खूब चर्चा की, सदन में भी आपको आमंत्रित किया गया था, देखा मैंने कितनी चर्चा वहां पर हुई थी, कांग्रेस कितना देर वहां पर खड़ी रही या बाकी दल कितना देर खड़े रहे। मुझे तो अच्छा लगता है कि मणिपुर पर सत्ता पक्ष से सवाल आप पूछते और जवाब भी सुनते। सवाल से पूछकर जवाब ना सुनना ये भी ठीक नहीं है ना। बहरहाल रंजीता मेहता जल्दी से काउंटर, उसके बाद में प्रदर्शनी आपके पास आ रहा हूं। रंजीता मेहता बहुत संक्षेप में, लेकिन आपके मुंह में कोड़ की ली है ना, तो उगली जा रही है ना ही निगली जा रही है। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि बेचारे राहुल गांधी जी के मुंह से कभी कभी सच निकलाता है, उस खुद नहीं तो आपको कह देना चाहिए था ना, पूरा महिलाओं को दे देना चाहिए था, उनका हक अधिकार। किसका इंतजार कर रही है? पार्टी वाले उनको रोकते रहते हैं कि आप सच मत बोलिए, कभी कभार सच बोल जाते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि D3 फॉर्मूला जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसके अंदर कोई भी आरक्षण अगर आपको देना है, पहले आपको एक आयोग बनाना पड़ता है, फिर आयोग में कमेटी बनती है, कमेटी अपनी देखिए 2010 का बिल था, देने के बाद बिल था, उसका जो फॉर्मूला है, जो डाटा है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद जो है ये बिल पास होता है। टीना जी जब आप बोलेंगे मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी, या अतुल इनकी आवाज को म्यूट कीजिए, बार बार बीच में डिस्ट्रैक्ट करके बोल रही है। टीना एक मिनट, मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि बीच में ना बोलें, अगर बोलना भी है तो बहुत छोटा काउंटर रखें, क्योंकि आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पाती है, फिर दर्शक सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। रंजीता कंटिन्यू करिए। मोदी जी ने जो कहा है वो आज तक करके दिखाया है। ट्रिपल तलाक जैसा बड़ा फैसला मोदी जी अच्छा 2022 में धारा 370 मोदी जी कहते हैं। अरे भाई टीना, अभी मैंने गुजारिश की थी, आप लोग तो बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अभी मैंने बोला था ना, बाद में काउंटर कर लीजिएगा। मोदी जी ने किया है। आज झूठ ना बोले ना चैनल पे। अरे झूठ तो आप भी बोल रही हैं चैनल पर बैठकर, फिर तो इसको मैं कैसे मानूं कि वहीं अकेले झूठ बोल रही हैं? फिर दोनों झूठ बोल रहे होंगे, फिर समर्थन आपने भी दिया है बिल को। आज पीओ के ऊपर हमारी नजर है और जल्दी ही वो फैसला भी आने वाला है। आप देखेंगे जितने भी बड़े फैसले हमने कहे थे, हमने करके दिखाए हैं, चाहे वो महिला के रिजर्वेशन की बिल से लेकर, चाहे आज जो भी फैसला मोदी जी ने किया था, आज उसको अमली जमा बनाया है। आप बताइए, इतने सालों तक आपने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर, आप कुंडली मारकर क्यों बैठे थे? हमने यूपी में, हरियाणा में चुनाव करवाए, निकाय के और पंचायत के, 33 से 50% किया, ओबीसी का आरक्षण भी उसके अंदर दिया, और दोनों जो है सबल चुनाव हुए। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप लोगों की तरह एक जातिवाद के पीछे अपनी वोटों को बटोरने के लिए और पूरे देश में, अब आप मुझे समय दे दीजिए, बहुत देर बोला है आप बार-बार आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है काउंटर, एक काउंटर ले लेते हैं जल्दी से। रंजीता एक काउंटर ले लेते हैं, मैंने मान लिया आप जो कहते हैं वो भी करते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो कि नहीं कहते हैं वो भी कर देते हैं, जैसे नोटबंदी। मैंने सुना है। देखिए प्रधानमंत्री अपने आप को सो कॉल्ड तथाकथित कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, तो क्यों नहीं दिया ओबीसी महिलाओं को? ओबीसी महिलाएं तो देख रही है ना अपनी तरफ कि हमारे समाज का सबसे क्या ये बिल बन गया है? चीजें हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला अपनाया जाएगा, कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो। जैसे कि आपके कानून बार-बार करते हैं और आपने आज तक जितनी चीजें लाई, आपकी वो चैलेंज हो, वो चैलेंज ना हो, उसको बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। 2010 के अंदर जब आपने कराया था, आपने क्यों नहीं फॉर्मूले को अपनाया? हर वर्ग से आपने वोट लेने का काम किया, लेकिन हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। आपने सिर्फ वोट की राजनीति की और हर वर्ग से वोट ले लिया, लेकिन अधिकार देने के नाम के टाइम आपने उस पर कुंडली लगा दी, आपने ताला ठोक दिया कि आप 10 साल तक इंतजार करते रहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हर एक महिला को वो अधिकार कब बनेगी? जो अधिकार वो टीना करमवीर कब बनेगी? हम कह रहे हैं एक बात की लगातार। टीना करमवीर कब बनेगी सरकार? दिया जाएगा। कब बनेगी सरकार? 2024 में बनेगी। तो 10 साल का फिर जिक्र क्यों कर रही है कि 10 साल तक नहीं हो सकता बिल पास, बिल जो है लागू? कैसे नहीं हो सकता? देखिए आपने अरे मैंने थोड़े ने कहा, राहुल गांधी ने कहा मैडम, उन्होंने कहा कि 10 साल या उसके बाद भी लागू नहीं हो सकता।
बिल लागू मैंने किया। थोड़ा ना बोला, अभी आपको बाइट हमारी सुनाया था नहीं मैंने, कहने फिर से देंगे। सुन लीजिएगा अगर इसको- कहेंगी तो मैं इसको सुना फिर से देता हूं जाके आपको। सुनिए, आप उसको ठीक है जाके सुनिए और फिर उस पर बात करिए। अरे ठीक ढंग से मतलब क्या, फिर क्या मतलब कुछ और उन्होंने बोला था? उन्होंने 10 साल ही तो बोला था ना। अब ठीक ढंग से मतलब आपके पास क्या कोई अलग बाइट गई थी क्या? अभी आपको सुनाया, दर्शकों ने सुना, आप जितने पैनल में लोग बैठे उन्होंने सुना। उन्होंने ही कहा कि 10 साल या उसके बाद भी लागू होगा कि नहीं होगा नहीं पता। तो आप कह रही ठीक ये ढंग से किसके सुनिए। लिए कहा है? ये इनकी से ये इन्होंने जो झूठे वादे कर दिए सदन में उनके लिए कहा अरे है। तो मैं यही तो क्या कह बात रहा कर हूं रहे कि हैं आप? उनके लिए क्यों कहा? आप तो 24 में आने वाले हैं, आप अभी दावा कर रही थी। 24 में आप बदल देंगे। सदन की ओपनिंग जो है महिलाओं से करवाई है। भाई कंफ्यूजन है, या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या कंफ्यूजन भारी है। दावा भी करेंगे, 10 साल का जिक्र भी करेंगे, उनकी मंशा पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन समर्थन भी करेंगे। बहुत कंफ्यूजन है भाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। और फिर आप ये भी बता रही हैं, दावा कर रही हैं कि देश की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं, वो इनको वोट नहीं करेंगी। तो आपको चिंता बिल्कुल किस बात सशक्त की है हो रही है महिलाएं, फिर? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किस हमारा बात जो की? बिल था इसीलिए उसी नहीं में कह रही हूं, मैं प्रावधान कर पूछ देते रहा हूं ओबीसी कि का। किस बात की चिंता है फिर? सरकार आपकी बनने वाली है, बिल में जो गलती आपने पहले कर दी थी उसको सुधार आप देंगे, उसके में बिल्कुल जो सुधार मंशा देंगे हम आपकी उसको। ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए, SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए, वो भी आप कर देंगे। तो फिर 10 साल का जिक्र ही क्यों किया गया? बोल देते कि बस थोड़ा देखिए, इंतजार 10 आप कर साल का लीजिए, जिक्र आप इस फिर से सरकार उसी ने बात बिल को पास लेकर कराया, रट हमने लगा रहे समर्थन हैं। दिया है, और इसमें जो कमियां हैं वो अगले साल चुनाव के बाद हम पूरी कर देंगे। जो हमारा बिल था उसके अंदर हम ओबीसी का प्रावधान करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इनकी अरे तरह कर इस पर देंगे, बदली यही तो मैं करेंगे। कह रहा हूं, कब कर देंगे? बहरहाल प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी, जल्दी से काउंटर। सवाल सिर्फ इतना है कि समर्थन देने के बाद ये कहकर आप नहीं बच सकते कि नहीं, मंशा उनकी ही सिर्फ खराब है। मैं रंजिता जी की बातें सुन रही थी अभी, बड़ा मुझे हास्यास्पद ये बात लगी जब इन्होंने ये बोला कि आप जातिवाद की राजनीति ना करिए। तो मेरी बहन, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। यही हाल है आप लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का यही हाल है। दूसरी बात, और जो कि बहुत मुख्यतः बात है, अपने मणिपुर का जो महिलाओं के साथ हुआ है, मणिपुर में महिलाओं को जो नग्न करके घुमाया गया है, उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए ये इवेंट किया गया। और हकीकत यही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोले। और ये इवेंट भी आज इनका खराब हो गया जब रमेश बदूरी ने भरी सभा में, भरी संसद में अपशब्दों का प्रयोग किया। तो ये कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा इवेंट करने की कोशिश करे, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं फेल्योर हो जाते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2 मिनट बोल के वहां से चलते बने थे, जो देश में इतना बड़ा हादसा हो गया था। स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन मौन रही। निर्मला सीतारमण मौन रही। एक्चुअली में देखा जाए तो इनको महिलाएं, अच्छी बात है प्रियदर्शनी जी, आपको याद है कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करती है कि इतनी महिलाओं को हमने ऑलरेडी मंत्रालय में जगह दे रखी है। राष्ट्रपति हमारी महिला है, वित्तमंत्री हमारी महिला है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हमारी महिला है। अरे आप ये बताइए कि पहली बार इतने सेक्टर में महिलाएं मंत्री बनी है, मौका लोगों को नहीं दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया। आप बता दीजिए दिल्ली के अंदर आपने कितनी महिला मंत्री बना दी, आपने पंजाब के अंदर कितनी महिलाओं को मंत्री बना दिया। विश्व के अंदर पे पत्थर। अच्छा एक मिनट हो गया प्रियदर्शनी, एक मिनट प्रियदर्शनी, मेरा सवाल जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर कंकड़ नहीं फेंका करते। बिल्कुल सही बात है, जिनके घर शीश महल के होते हैं उनको भी जो है सोच समझ कर बोलना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि इवेंट उनका था तो आप वहां पर क्या कर रहे थे? आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। अरे महिलाओं के उत्थान के लिए कैसे? जब उत्थान होना ही नहीं है इस बिल से तो कैसे होगा? ये तो गजब की बात आप लोग करते हैं। मतलब आप क्या समझते हैं कुछ भी बोलेंगे और चल जाएगा? महिलाओं के उत्थान के लिए वो बिल लाए, वो लागू हो नहीं सकता और उसमें आप शामिल हैं। ये गजब का उत्थान हो गया महिलाओं का। भाई महिलाओं के उत्थान के लिए जो बिल लागू हो ही नहीं सकता उसमें आप शरीक क्यों थे? और वो भी आप उसको बिल मान नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि वो एक इवेंट था इनका, उस इवेंट का हिस्सा आप क्यों बने? और सदन के अंदर इवेंट कब से होने लगे भाई? अरे आपको हाथरस याद है कैसे जला दिया था, कैसे जला दिया था, उनके माँ बाप तक को इन्फॉर्म नहीं किया था, याद है आपको? भूल गई। मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप मणिपुर से जरा लौट कर आइए। मणिपुर बहुत आपने सवाल उठाए, उठाना भी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई बिल महिलाओं के उत्थान की मंशा से लाया ही नहीं गया और वो भी इवेंट है आपकी नजर में, उस इवेंट का हिस्सा आप क्यों बने? कोई मजबूरी थी? नहीं, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि पानीपत में आज
अरे भाई, तो पानीपत का मामला अलग है, बिल का मामला अलग है। अब पानीपत चली गई, मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं। मैं कहूंगा कि भाई आप बात करिए बिल पे, आप कहेंगे नहीं पानीपत पे बात करेंगे। मैं कहूंगा चलिए पानीपत पर आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं बिल पर बात करिए। ऐसे नहीं होता है ना मैडम। पानीपत में घटना घटित हुई है, आपके नेता भी प्रदर्शन करें, आप लोग भी आंदोलन करिए, सरकार के ऊपर आप भी दबाव बनाइए, हमने खबर भी चलाई है जितना हम कर सकते हैं। पानीपत से लौटिए जरा। मेरा सवाल है कि उनके इवेंट का हिस्सा आप क्यों बनी? कोई मजबूरी थी? इवेंट का हिस्सा नहीं बने, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। अरे भाई, कैसे महिलाओं के साथ खड़े हैं? फिर तो वो भी महिलाओं के साथ खड़े हैं ना। ऐसा कौन सा साथ खड़े होना कि वो खड़ा हो तो कहें कि नहीं गलत है, और आप खड़े हैं तो आप कह रहे हैं अब सही है। दोनों तो एक ही कतार में खड़े हैं ना, जहां वो खड़े हैं वहीं आप खड़े हैं। बिल वो लेकर आए, समर्थन आपने दिया। हम तो बता रहे हैं कि आप ओबीसी महिलाओं के विरोध में। अरे भाई, फिर वही बात, आपने बिल को समर्थन क्यों दिया? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनका कोई इवेंट वाला बिल था, जो कि मेरी नजर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना मैं समझता हूं सदन के अंदर इवेंट नहीं होते हैं, वो चाहे विधानसभा में आप जहां पर हैं वहां पर भी आप लोग अगर कोई बिल लेकर आएंगे तो इवेंट नहीं मान लूंगा उसको मैं, कोई इवेंट के तहत ले आएंगे। कुछ चीजें कानूनी होती हैं, उनको कानून के दायरे में ही रखना चाहिए। वहां पर चुनावी बातें, राजनीतिक बातें नहीं चलती हैं। आप इतना समझिए कि जनता इतनी चीजों को बहुत बारीकी से समझती है। फिर से पूछ रहा हूं, उनके इवेंट में आपको कोई मजबूरी थी जाना, समर्थन देना? आप ये सोचिए, ये अगर इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता तो इवेंट नहीं था तो और क्या था? एक प्रधान। अरे भाई, आप उनके इवेंट में क्यों शामिल थी, क्यों समर्थन दिया, इसका जवाब दे दीजिए ना भाई। कीजिएगा, आप बताइए। अरे मैं क्या बताऊं? आप खुद तो बता नहीं पा रही हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बताऊं। मैं थोड़ा ना गया था वहां पे। आप बताइए कौन सा प्रधान? अरे भाई, मैं थोड़ा ना गया था वहां पे, आपके लोगों ने समर्थन दिया होगा ना। हम तो अरे आपके माननीय है ना, राज्यसभा में, लोकसभा में आपके भी माननीय है ना। उन लोगों को क्यों मजबूरी में समर्थन देना पड़ा उनके इवेंट में? आज हमारे राज्यसभा के एमपी संदीप पाठक जी ने 2 मुद्दे उठाए, जो मुद्दों की बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक मुद्दा जो संदीप सिंह का मुद्दा था, अब संदीप सिंह पर चली गई, पानीपत से आके अब संदीप सिंह पर चली गई। अरे भाई, इन मुद्दों बिल पर आइए। ठीक है प्रियंका, बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाह रही हैं प्रियंका राणा? मुझे लगता नहीं है कि हाँ किसी के पास लॉजिकल जवाब था। मैं इसका जवाब देती हूँ, आप मुझे समय दे दीजिए। नहीं, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है मैडम, माफी चाहूंगा। सिर्फ प्रियंका को थोड़ा समय दे रहा हूं, कुछ सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल आना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इसी राजनीति की वजह से इतना लंबा लटका है। आज भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी जिस तरह से पुरानी गलतियों से ना सीख करके आधा अधूरा बिल आया है, वो भी एक ब्लंडर है, उसको सुधार लेना किसान। चलिए, अब उस ब्लंडर का सभी हिस्सा है भाई, जितने पैनलिस्ट यहां पर बैठे हैं सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष का, वो सभी उसका हिस्सा है। ब्लंडर पहले भी किया गया था, और आपने कहा ना कि पहले राजनीति की वजह से नहीं। देखिए, अभी टीना करमवीर बता रही थी कि उनके नेता ने गलती स्वीकार की है, गलती की वजह से नहीं हुआ था। 27 साल में अगर छोड़ दीजिए तो जो 10 में लाया गया उसमें गलती की थी, उनके नेता ने स्वीकार किया है, और फिर राजनीति भी हो रही थी, और अब जब ब्लंडर हो रहा था फिर भी सब साथ खड़े हैं। तो समझ से परे है कि असल में हुआ क्या। बहरहाल, आप सभी महिलाएं हैं, आप लोगों को शुभकामना। मेरी मंशा यही है कि बिल जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही आए और जल्दी से वो लागू भी हो जाए। बहुत शुक्रिया रंजीता आपका, टीना करमवीर आपका, प्रियदर्शनी आपका और प्रियंका राणा आपका भी। तो मौजूदा दौर में पार्टियों के अगर प्रवक्ताओं को हम समझेंगे तो वहां पर राजनीति उनकी पार्टी की लाइन के हिसाब से होगी, लेकिन समर्थन सभी ने दिया है। हां, अब लागू कब होगा इसके लिए भी मिलकर सबको साथ देना होगा। नमस्कार।